काम की खबरें हैं। ध्यान से पूरे वीडियो के साथ आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। चलिए जान लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि शिवाजी से मोदी की तुलना पर मचा बवाल, बीजेपी नेता ने वापस ली किताब। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता जय भगवान गोयल की किताब आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो गया है। और आपको बता दें इस मामले पर पार्टी बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। और किताब को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे जिनकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। और बीजेपी का जय भगवान गोयल की लिखी किताब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्होंने क्या लिखा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जय भगवान गोयल ने महाराष्ट्र और दुनिया के लोगों से माफी भी मांगी है। उन्होंने किताब वापस ले ली है और मुझे लगता है कि हमें विवाद को खत्म कर देना चाहिए। और उन्होंने निजी हैसियत से ये किताब लिखी है। उन्होंने भावनाएं आहत करने के लिए महाराष्ट्र और बाहर के लोगों से खेद भी प्रकट किया है। और महाराष्ट्र में भाजपा के प्रतिद्वंदियों ने इस किताब के खिलाफ पार्टी पर निशाना साधा है और मराठा योद्धा के अपमान का आरोप भी लगाया है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि पीएमसी घोटाले को लेकर अनुराग ठाकुर से मिले शरद पवार। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने घोटाले में घिरे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक को फिर खड़ा करने को लेकर सोमवार को वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की है। आपको बता दें दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद पवार ने कहा कि बातचीत रचनात्मक रही। करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर कई तरह के अंकुश लगाए हैं और बैंक के जमाकर्ताओं के लिए शुरुआत में निकासी की सीमा 1000 रुपए तय कर दी गई थी और इसे धीरे धीरे रिजर्व बैंक ने बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने की कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता पोर्ट के नाम को बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब कोलकाता के मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग के नाम को बदलने की मांग कर रही है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा जाए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके इस बाबत अपनी मांग सामने रखी है। और स्वामी ने ट्वीट करके मांग की है कि विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग के नाम को बदला जाए। और दोस्तों वही अगली खबर आ रही पाकिस्तान से। आपको बता दें पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा माफ, अदालत का फैसला असंवैधानिक है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा माफ कर दी है। लाहौर उच्च न्यायालय ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के गठन को भी असंवैधानिक करार दिया है। और आपको बता दें पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर आई है कि इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को 74 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी और 6 साल तक उनके खिलाफ देशद्रोह के हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई भी चली थी। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ चुके दिग्गजों को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा फैसला लिया है। सोनिया गांधी ने दिल्ली चुनाव में उन तमाम दिग्गजों को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा है जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और उन्होंने उन तमाम दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा है जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। और इस बैठक में दिल्ली कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है और जिसमें चुनाव में पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों के नाम की भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें सोनिया गांधी की इस बैठक में दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली सोनिया गांधी के घर पर पहुंचे हैं जहां पर यह बैठक चल रही है। और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पार्टी की ओर से उम्मीदवारों को लेकर बड़ी जानकारी साझा की जा सकती है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि लालू की लालटेन थामने क्यों हिचक रहा है पंजा, कैसे खुलेगा राजद का खाता। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के राजनीतिक दलों के लिए दिल्ली दूर रही है फिर भी दौड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं और ना संगठन है ना प्रभाव, लेकिन चुनावी मैदान में कूदने पर आमादा है। आपको बता दें जदयू और लोजपा के बाद राजद ने भी दिल्ली में चुनावी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया है। और राजद पहले कांग्रेस के भरोसे चुनावी वैतरणी पार करने की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन
लेकिन जब सकारात्मक संकेत नहीं मिला तो वह मायूस हो गया और राजद के दिल्ली खेवनहार मनोज झा ने बड़े बुझे मन से केवल 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। और आपको बता दें, वैसे राजद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसकी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और कांग्रेस ने अभी तक राजद को कोई भाव नहीं दिया है। लेकिन राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं और कभी दिल्ली की सूबेदार रही, लेकिन कांग्रेस अब अंधेरी गलियों में भटक रही है और हाथ में लड्डू है, उसे अपनी पड़ी है, इसलिए पंजा लालू के लालटेन थामने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। और दोस्तों बता दें कि हिंदू महासभा ने सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि सरकार वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न प्रदान किया जाए। और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने सोमवार को कहा, वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा आने वाले गणतंत्र दिवस पर हो सकती है। और आपको बता दें, इस बाबत स्वामी चक्रपाणी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। और दोस्तों मैं अगली खबर में बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने दिए संकेत कि महाराष्ट्र में भी नहीं लागू होगा सीएए। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून पर। शिवसेना अपने अब तक के रुख में बदलाव करती नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि सीएए पर उनकी पार्टी का वही रुख है जो बाकी सभी सहयोगी पार्टियों का है। और बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल की सरकारें साफ कर चुकी हैं कि उनके प्रदेशों में यह कानून लागू नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सोमवार को बहुत बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राउत ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल तीनों पार्टियों के बारे में कहा है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच सीएए को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां हर मुद्दे पर एकजुट है और जिसमें नागरिकता संशोधन कानून भी शामिल है। उन्होंने साफ कहा, कोई भी विवाद नहीं है और सभी पार्टियां सीएए समेत हर मुद्दे पर एकमत हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि मनोज तिवारी का डांस दिखा, आपने गाया गाना, बीजेपी ने मांगा 500 करोड़ रुपए का हर्जाना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आप के एक वीडियो ट्वीट के बाद दिल्ली भाजपा ने रविवार को चुनाव आयोग से शिकायत की और आम आदमी पार्टी को एक मानहानि नोटिस भेजकर 500 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रचार गीत की धुन पर डांस करते दिखाई गए हैं। और ये वीडियो तिवारी के भोजपुरी एल्बम का संपादित संस्करण प्रतीत होता है, जिसमें लगे रहो केजरीवाल गाना बज रहा है। और मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनावों के लिए अपने थीम सॉन्ग के वास्ते मेरी वीडियो का इस्तेमाल का अधिकार किसने दिया। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने से डरी विज्ञापन कंपनियां, उठाया ये बड़ा कदम। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की बहुचर्चित फिल्म छपाक सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और उम्मीद के मुताबिक फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले दीपिका और उनकी फिल्म को लेकर जिस तरह से बवाल देखने को मिला, उसने दीपिका के ऊपर कितना असर डाला है ये तो केवल दीपिका ही जानती होंगी। लेकिन इस बात का असर उन कंपनियों पर जरूर पड़ गया है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। आपको बता दें, दरअसल दीपिका के जेएनयू जाने के बाद उपजे विवाद के कारण विज्ञापन कंपनियों ने दीपिका के एडकम दिखाने शुरू कर दिए हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार सामान्य तौर पर ब्रांड सुरक्षित दांव चलते हैं। उन्हें डर होता है कि लोगों के गुस्से का शिकार उनके प्रोडक्ट्स पर ना हो, इसलिए वो ऐसा कदम उठाते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि गाय छूने से दूर होती है निगेटिविटी के अपने बयान पर मंत्री यशोमती ठाकुर ने अब कही है ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री यशोमती ठाकुर ने गाय को छूने से दूर होती है निगेटिविटी के अपने बयान पर सफाई दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने सोमवार को अपने इस बयान को लेकर कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बात को अन्यथा क्यों लिया जा रहा है और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो अजीब हो। हमारे देश में सभी किसान अपनी गायों और बैल को बहुत प्यार से पालते हैं, इसे अंधविश्वास की तरह से नहीं देखा जा सकता है। और यशोमती ठाकुर ने यह भी कहा कि मेरे बयान का कोई धार्मिक अर्थ भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं पार्टी से आती हूं और सर्वधर्म में विश्वास करती हूं। धर्म में से मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं दरगाह भी जाती हूं और इसके अलावा दूसरे धर्मों का भी सम्मान करती हूं।
और दोस्तों बता दें कि दीपिका की फिल्म छपाक से प्रभावित उत्तराखंड सरकार एसिड अटैक पीड़ितों को देगी पेंशन। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विवादों में घिरी दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक से उत्तराखंड सरकार काफी प्रभावित हुई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि हमारी सरकार जल्द ही प्रदेश में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए पेंशन योजना शुरू करेगी और उन्होंने कहा कि हम इसके जरिए पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं जिससे वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें और इसके तहत पीड़ितों को 5 से 6 हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में एसिड पीड़ितों की संख्या 11 है। और दोस्तों अगली खबर आ रही है जामिया से। आपको बता दें कि नजमा अख्तर ने कहा कि पुलिस बिना इजाजत कैंपस में घुसी है, हम कोर्ट तक जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से राजधानी के जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोमवार को वाइस चांसलर नजमा अख्तर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और छात्र छात्राओं ने आज वीसी के दफ्तर का घेराव कर उनके खिलाफ नारेबाजी की है और अपने प्रदर्शन के दौरान छात्र हल्ला बोल और वाइस चांसलर चुप्पी तोड़ो के नारे लगाते नजर आए हैं। और बवाल बढ़ने के बाद जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर प्रदर्शनकारियों और छात्रों के बीच पहुंची और उन्होंने छात्रों से कहा कि उनकी ओर से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है लेकिन पुलिस की तरफ से उनकी एफआईआर को रिसीव नहीं किया जा रहा है और जो आप चाहते हैं हम वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम सरकारी अफसर हैं, लेकिन पुलिस बिना इजाजत कैंपस में घुसी इसलिए हम कोर्ट तक जाएंगे। और दोस्तों अगली खबर आ रही है शिवसेना से। आपको बता दें कि सेना तैयार तो पीओके पर हमले का आदेश क्यों नहीं देते पीएम। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार से मांग की है कि सेना को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कार्रवाई के लिए आदेश दिया जाए। इसमें कहा गया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को भी मोदी सबक सिखाए। सामना में ये लेख सेना प्रमुख जनरल नरवणे के हाल ही में दिए गए उस बयान को आधार बनाते हुए लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सरकार से आदेश मिलता है तो सेना पीओके पर कब्जे को तैयार है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में एनआरसी कराने का सवाल ही नहीं, सीए पर फिर से चर्चा हो। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को साफ किया है कि राज्य में एनआरसी नहीं लागू होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून पर भी सदन में फिर से चर्चा होनी चाहिए। और विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि एनआरसी को बिहार में कराने का कोई सवाल ही नहीं है। इसको लेकर बातचीत सिर्फ असम को लेकर थी और इस पर तो पीएम नरेंद्र मोदी भी सफाई दे चुके हैं। और दोस्तों वहीं बता दें कि पप्पू यादव के बिगड़े बोल, कहा अगर हम और योगी एक राज्य में होते तो उनके सीने पर चढ़कर 32 हड्डियां तोड़ देता। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के समस्तीपुर जिले में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ और पप्पू यादव एक ही राज्य में होते तो उनके सीने पर चढ़कर 32 हड्डियां तोड़ देता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में जब जुल्म बढ़ता है तो वो रुई की तरह उड़ जाता है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव लोगों की तालियों की गूंज में इतना खो गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पागल तक कह डाला। और पप्पू यादव ने कहा कि देश को तोड़ने की साजिश चल रही है और जो देश को बांटने की राह पर चल रहे हैं उसे देशभक्त कहा जा रहा है। तो दोस्तों खबरों में बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि लापता हुए बीजेपी सांसद सनी देओल पठानकोट में लगे हैं पोस्टर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर गुरदासपुर सीट से बड़ी जीत दर्ज कर संसद पहुंचने वाले सनी देओल लापता बताए जा रहे हैं। और ये हम नहीं, पठानकोट रेलवे स्टेशन पर लगे पोस्टर कह रहे हैं। दरअसल पठानकोट रेलवे स्टेशन पर जगह जगह अभिनेता से नेता बने सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। और पठानकोट के लोगों का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद गुजर जाने के बाद भाजपा सांसद सनी देओल ने एक बार भी गुरदासपुर का दौरा नहीं किया है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि जो कि जेएनयू से है कि नकाबपोश लड़की की हुई पहचान, दिल्ली यूनिवर्सिटी की है छात्रा। जी हां दोस्तों, हम बात करें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 5 जनवरी को नकाबपोशों द्वारा छात्रों की पिटाई की गई थी और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 9 लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। और वहीं बड़ी खबर सामने आ रही कि नकाबपोश चेक शर्ट वाली लड़की की पहचान कर ली गई है। एसआईटी टीम ने पहचान की है जो कि नकाबपोश लड़की वीडियो में देखी गई थी और वह दिल्ली विश्वविद्यालय के
दिल्ली विश्वविद्यालय की है और जल्द ही उसे नोटिस भेजा जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि नकाबपोश लड़की की पहचान दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के तौर पर हुई है और जल्द ही उसे नोटिस भेजा जाएगा। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस लड़की की एबीवीपी से जुड़े होने की भी दावा किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर कोई दावा नहीं किया है और छात्रा का संबंध किसी छात्र संगठन से है। और जेएनयू में हिंसा की घटना के बाद से लेफ्ट विंग और एबीवीपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि आरएसएस के विचारक एमजी वैद बोले महाराष्ट्र को 3-4 हिस्सों में बांटा जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के विचारक एमजी वैद ने कहा कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में शुमार महाराष्ट्र को 3 से 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। और एक समाचार चैनल से बात करते हुए वैद ने ये बात कही है। हालांकि ये पहला ऐसा अवसर नहीं है जब उन्होंने ये बात कही हो। इससे पहले उन्होंने 2016 में कुछ ऐसी ही राय दी थी। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि सीए के विरोध में बीजेपी के 500 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने छोड़ी है पार्टी। जी हां दोस्तों, हम बात करें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर नाराज हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और एक तरफ बीजेपी जहां सीए पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए देशव्यापी अभियान चला रही है, वहीं पार्टी के भीतर ही नेताओं में एक मत नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, एमपी में तो आलम यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में 100 से ज्यादा पदाधिकारियों और 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। और इन सभी इस्तीफों की वजह सीएए और एनआरसी ही बताई जा रही है। और दोस्तों बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड पर मिल सकता है 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि आम बजट में मोदी सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त लोन का तोहफा दे सकती है। और सरकार ने केसीसी पर लोन लेने पहले से आसान कर दिया है। और इस पर किया गया बीजेपी का एक और वादा पूरा होता है तो 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशी होगी। और आपको बता दें, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। और इसके मुताबिक सरकार 1 से 5 साल के लिए 0% ब्याज पर 1 लाख का कृषि कर्ज देगी, लेकिन इसमें मूल राशि के समय पर भुगतान की शर्त होगी। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोने चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट। 3 दिन में सोना करीब 1100 रुपए सस्ता हुआ। और कितने रह गए हैं दाम, चलिए आपको बता दें कि सोने के दाम में सोमवार को भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, इसके मुताबिक वैश्विक स्तर पर भारी बिकवाली एवं रुपए के मजबूत होने से सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 236 रुपए की गिरावट के साथ 40,432 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। और पिछले सत्र में सोना 40,668 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। और दिल्ली में चांदी की कीमत में भी 376 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। और शहर में चांदी सप्ताह के पहले सत्र में 47,635 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। और पिछले सत्र में चांदी 48,011 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई थी। और दोस्तों बता दें कि क्या है देश भर में पेट्रोल और डीजल के भाव। जी हां दोस्तों, हम बात करें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरे दिन भी गिरावट। प्रमुख शहरों में ये रह गए हैं भाव। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। उससे पहले पेट्रोल व डीजल के भाव में लगातार तेजी दर्ज की जा रही थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी की वजह से पेट्रोल व डीजल सस्ता हुआ है। और दिल्ली में पेट्रोल 10 पैसे की गिरावट के साथ 75.80 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। और दूसरी ओर डीजल के दाम में भी 5 पैसे गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।